आज हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि इसमें हिंदी गद्य का स्वरूप और विकास। पहले वाले वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं हिंदी पद्य का इतिहास तथा हिंदी पद्य का इतिहास क्या होता है। लेकिन हिंदी गद्य वाले इतिहास में सबसे ज़्यादा खास तौर से ये समझ में आता है कि हिंदी पद्य वाले में जितने भी मिले हम लोग को क्या मिले, कवि मिले। लेकिन पद्य तो कभी हो ही गया, लेकिन गद्य वाले में जब भी आएंगे तो कवि से क्या आएंगे, बाद में आएंगे। अर्थात जब भी पढ़े तो हम लोग देख रहे थे कि उसमें कहीं कहीं 769 से सन चला था, उसमें ईसा पूर्व थे 700 चला था, लेकिन इसमें दिखाई दे रहा है कहीं 13वीं शताब्दी आ गया। अर्थात ये कह सकते हैं कि इसमें 1868 जहाँ पे वो समाप्त हुआ था वहीं पर क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। ये हम कह सकते हैं कवियों के बाद ही क्या आया है, लेखक आए हैं। पहले कवि है, इस पर क्या आया है, लेखक। तो उस चैप्टर वाले में जितने हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास जो पढ़े थे उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, कवियों के बारे में। लेकिन हिंदी जो गद्य पढ़ रहे हैं इसमें क्या पढ़ेंगे, लेखकों के बारे में कि लेखक कौन कौन थे, किस युग में आए, कब तक चले, उनका कार्यकाल क्या था और वास्तविकता उनका देन क्या था। यह जान चुके हैं कि हिंदी गद्य और हिंदी पद्य में खास विशेषता अंतर नहीं है, लेकिन हिंदी पद्य में जो है कवि है और हिंदी गद्य में क्या है, लेखक हैं। आज हम लोग जानेंगे हिंदी गद्य का स्वरूप और विकास। हिंदी गद्य का स्वरूप विकास में है क्या, किसको क्या कहते हैं, इसके समय सीमावधि और निर्धारण समय के वास्तविकता निर्धारण समय में क्या कितना सन चला है, कौन कौन लेखक आए हैं और कितने सन में आए हैं, क्यों आए हैं, उसका कारण क्या था। सबसे पहले चलते हैं कि हिंदी गद्य का स्वरूप और विकास। तो विकास मानते हैं समझ वाले, लेकिन स्वरूप क्या था यह देखते हैं कि हिंदी गद्य का जब स्वरूप प्रारंभ हुआ, अर्थात हिंदी गद्य का स्वरूप जब चलना चल हुआ तो उसमें खड़ी बोली की एक भाषा है, इसको आदमी कहते हैं खड़ी बोली है। तो खड़ी बोली का विकास हुआ कहाँ से कहाँ हुआ, तो खास तौर से अगर देखा जाए तो खड़ी बोली का जो विकास हुआ है वो दो भाषाओं का मिश्रित भाषा है। कुछ विद्वानों कहते हैं कि राजस्थानी और ब्रज भाषा का मिश्रित है। जो खड़ी हम लोग बोली बोलते हैं और राजस्थानी और ब्रज भाषा का मिश्रित है। कुछ विद्वानों का कहना है कि जो हम लोग खड़ी बोली बोलते हैं वो दक्षिणी और अवधी भाषा का मिश्रित है, अर्थात दो पे मत चलता है। कुछ विद्वानों का है खड़ी बोली जो बनी है और राजस्थानी और ब्रज भाषा मिश्रित है, और कुछ विद्वानों का कहना है कि जो ब्रज भाषा जो खड़ी बोली बनी है वो जो कि दक्षिणी और अवधी भाषा का मिश्रित है। लेकिन चारों कल्पनावादी हम लोग यह देखते हैं कि जो ब्रज में है, ब्रज के जो विद्वान है वो कहते हैं कि इसका जो 13वीं शताब्दी प्रारंभ में न होकर के 11वीं शताब्दी में, तो वही अवधी भाषा में या राजस्थानी भाषा में विद्वानों द्वारा कहा गया है 13वीं 11वीं नहीं बल्कि 10वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। अर्थात सभी विद्वानों का अलग अलग क्या है, मतभेद है, लेकिन एक सापेक्ष प्रमाण से यह नहीं मिलता। लेकिन यह कह सकते हैं कि ब्रज जो राजस्थानी भाषा के प्रमाण से यह मिलता है कि जो हमारा खड़ी बोली का जो भाव अर्थात विकास हुआ वो जो है कि हम लोग दोनों तरफ से ना ही 11 ना ही 10 अर्थात 10 और 13 के बीच में सम्मिलित करके कहते हैं कि 13वीं शताब्दी से इसका प्रारंभ मानते हैं। अर्थात हमारी खड़ी बोली का जो विकास चला है, अर्थात जो खड़ी बोली का जो विस्तार हुआ है वो हुआ है 13वीं शताब्दी से प्रारंभ होकर के। ठीक, जब भी इसमें हमें कह सकते हैं कि अर्थात इसकी कई मतभेद हैं। कुछ विद्वानों का 11वीं शताब्दी, कुछ विद्वानों का 13वीं शताब्दी, कुछ विद्वानों का जो है कि 10वीं शताब्दी है। लेकिन राजस्थानी और ब्रज भाषा के मिश्रित होने से जो खड़ी बोली का जो उपयोग किया गया है उसके सम्मिलित होने से हम कह सकते हैं कि इसके विभाग जो प्रारंभ हुआ वो 13वीं शताब्दी से मिलता है। अर्थात जो हमारी यह दिखाई दे रहा है कि भारत अब इसमें उन्हीं सापेक्ष प्रमाणों के हिसाब से ही 13वीं शताब्दी से भारत हिंदी गद्य के इतिहास को, अर्थात हिंदी गद्य के इतिहास का जो विकास हुआ उसको निम्न भागों में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। निम्न भागों में बांटने का भी कारण था कि उनको अलग अलग देखा जाए, अलग अलग कवि मिलेंगे और उसके काल के अलग अलग रचना क्या हो जाएंगे, समावेश हो जाएंगे। जिसमें से पहला हम लोग प्रारंभ करते हैं पूर्व भारतीय युग अथवा प्राचीन युग। प्राचीन तो पहले की जो कहानी थी या पहले की जो कहावतें कही गई थी या लिखी गई थी जिसमें एक ही चीज का विकास मिलता है, सबसे ज्यादा हमारा मिलता है हिंदी खड़ी बोली का विकास। अर्थात हिंदी खड़ी बोली का विकास जब हुआ कुछ लेखक और कवियों का समावेश था, लेकिन लेखकों ने यह विचार माना है कि जो खड़ी बोली का विकास खासतौर से जब हम लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं या बोल रहे हैं या जो पत्र पत्रिकाओं में संपादन किया जा रहा है वो खासतौर है तो हमारा राजस्थानी और ब्रज भाषा का मिश्रित है। अर्थात 13वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ तो 13वीं शताब्दी में जो चला तो प्रारंभ हुआ वो 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक चला। 1868 ईस्वी तक चला, खास तौर से इसमें यही चला है कि प्राचीन काल में पूर्व भारतेंदु युग कितने थे, भारतेंदु युग में किस भाषाओं को मिश्रित किया गया, उनमें भाषाओं का सम्मिलित किया हुआ, उनकी कहानियां की थी, पत्र पत्रिकाएं कब से आई, उनकी प्रारंभ होने की देन क्या है,
तो इसमें हम लोग कह सकते हैं पूर्व भारतीय युग में विकास हुआ तो खड़ी बोली का विकास हुआ, उनमें अनेक भाषाओं का विस्तार किया गया, अनेक लेखकों का सापेक्ष मिलता है, अनेक लेखकों में कुछ विस्तृत रूप होते हैं। इन्हीं के बाद फिर अगला प्रारंभ होता है आपका भारतेंदु युग। इस भारतेंदु युग को याद करने का एकदम आसान तरीका है, जैसे नाम सुने होंगे आप लोग सभी की भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अर्थात द्विवेदी को छोड़ देते हैं, पहले चलते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, उसको भी छोड़ देते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु जी हरिश्चंद्र जो आए भारतेंदु युग के जन्मदाता मानते हैं। अर्थात जब भारतेंदु जब आए भारतीय युग में तो उनके एक तरह से श्री गणेशाय का प्रारंभ किए कि भारतेंदु जब लिखना चालू किए तो उनके द्वारा ये कहा जाता है कि इस युग का प्रारंभ हुआ। और उन्होंने जितनी पत्र पत्रिकाओं का संपादक किए, पत्र पत्रिकाओं में अनेक संपादक के रूप में कह सकते हैं 1868 से लेकर 1900 तक ईस्वी तक किए। ये रहा काल भारतेंदु युग का, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, ठीक। लेकिन उन्हीं के हिसाब से कि दूसरा युग प्रारंभ होता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, अर्थात जब द्विवेदी युग की काल प्रारंभ हुई तो द्विवेदी युग में आने वाले थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। षष्ठी पत्रिका के संपादक आप लोग सुने होंगे कि पत्रिका जो है जिसका नाम है षष्ठी पत्रिका, षष्ठी पत्रिका का संपादन करने वाले आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। अर्थात आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं जिन्होंने पत्र पत्रिकाओं में संपादक किए। अनेक पत्रिकाएं थी, एक ही पत्रिका नहीं, अनेक पत्रिकाएं। अनेक पत्रिकाओं में कह सकते हैं कि दुर्दशा है, माधुरी है, आलोचना है, इंदु है, इसके बाद षष्ठी पत्रिका है, नगर प्रचारी की सभा है जो इसी युग की मानी जाती है। और यहाँ तक कि इस प्राचीनतम युग में कह सकते हैं कि द्विवेदी युग जब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया, प्रारंभ किया गया, जो कि पहला पत्रिका अर्थात षष्ठी पत्रिका, षष्ठी पत्रिका प्राचीनतम मानी जाती है। षष्ठी पत्रिका के बाद ही जो है कि यहाँ प्रारंभ होती है इंदु, नगर प्रचारणी, आलोचना इत्यादि। लेकिन इसमें ये कह सकते हैं कि इसकी जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो है जो कि पत्रिका जिसको बोलते हैं षष्ठी पत्रिका, ठीक। षष्ठी पत्रिका के जिस संपादक द्विवेदी थे। इस युग के चौथे लेख में प्रारंभ होता है शुक्ल युग अर्थात छायावादी युग। इस युग को सभी लोग जानते होंगे, पहचानते भी होंगे और सुने भी होंगे, जैसे कि आता है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, फिर इसके डॉक्टर वर्मा, फिर इसके बाद आता है गुलेरी, अनेक इसमें हैं लेखक। लेकिन लेखकों में सबसे प्राचीन या सबसे ज्यादा जाने माने चैप्टर है कह सकते हैं छायावादी कुछ युग में है, जिसको शुक्ल युग के नाम से भी जाना छायावादी, जिसमें है आचार्य महावीर प्रसाद, इसमें जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, ईश्वर डॉक्टर वर्मा, गुलेरी इत्यादि, ठीक। अब इसी युग में क्या किया गया था, इस युग में यह देखा गया कि पत्र पत्रिका द्विवेदी में प्रारंभ हो गए, लेकिन इस युग में कुछ युद्ध क्षेत्र की प्रक्रिया की गई। युद्ध क्षेत्र में जैसे कि आता है आपका प्रारंभ किया गया, तो इसमें यह देखने के लिए मिलता है कि इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में 40,000 कुछ सैनिकों में जिसे सम्मिलित करके उसमें जो कि निहत्थे व्यक्तियों के ऊपर जो कि गोलियां चलाने का आदेश जनरल डायर ने दे दिया था। लेकिन जब गोली चलाने का आदेश दिया तो ये भी देखा गया है कि इस युग में युद्ध क्षेत्र का काफी विस्तार में था, युद्ध क्षेत्र का काफी विस्तार में था। अर्थात विस्तार होने पर इन लोगों ने अनेक जितनी भी प्राचीनतम ग्रंथ, प्राचीनतम कहानियां सबका लेख मिला करके और वो लोग क्या करना चालू किए, अपनी अपनी पत्र पत्रिकाओं का संपादन किए। इसमें लिखने वाले जितने भी जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, जो कि निराला जितने भी थे, एक कहानियों का लेख लिखे, लेकिन उसमें अपनी भावनिकता, मार्मिकता, सहनशीलता, हृदयपूर्वक, समानता सभी देते हुए जो कि इसमें कहानियों को लिखना चालू किए, जो आज हम लोग क्या करते हैं सापेक्ष रूप से क्या करते हैं उसको पढ़ते हैं। अर्थात इस युग में सबसे ज्यादा युद्ध प्रक्रिया की बात चली है। अर्थात इसमें युद्ध क्षेत्र चले, कहाँ पे चले हैं, जैसे कुछ बातों में से कह सकते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर इसके बाद असहयोग आंदोलन, फिर इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। अर्थात यहाँ के बाद जितने भी मिले हैं सब इसमें चल गया है। स्वतंत्र जो छायावादोत्तर युग में मिला है, अनेक समावेश मिला है, अनेक द्वीपों में मिला है, दोनों युद्धकारी क्षेत्र वाले ही थे। अर्थात युद्धों में हमेशा यह प्रक्रिया चलती थी। कौन कौन से युग है, जब इसमें यह समाप्त हुआ तो इसमें आ गए टोटल अपने ब्रिटिश वाले क्या करते थे, कई बार भारत छोड़ो आंदोलन का भी चलाया, असहयोग आंदोलन भी चलाया, उन्होंने कई बार हिंदुस्तानियों पर जो कि आक्रमण किए, लेकिन यहाँ तक कि इंग्लैंड से कुछ समर्थन भी लिए, लेकिन इंग्लैंड समर्थन लेने के बावजूद भी कुछ भी प्रक्रिया वो नहीं कर सके। अर्थात लास्ट में उनको यह निराशा मिलती है कि जो ये 1938 का फाइनल हुआ, 1945, 1946 तक लास्ट जाते थे,
लास्ट 1946 जाते जाते युद्ध के बाद असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जितने भी इंग्लैंड ने समर्थन नहीं दिया तो भारतवासियों द्वारा लास्ट युद्ध करते करते महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जितने अभिनेता थे, जितने भी उन लोगों के द्वारा 1946 के आसपास भारत छोड़ो आंदोलन में फायरिंग करने के पश्चात जो कि अंग्रेज ब्रिटिश जो थे भारत क्या कर दिए, छोड़ दिए और लास्ट में हिंदुस्तानियों द्वारा 1947 में क्या हो गया, उनकी स्वतंत्रता मिल गई। अर्थात 1947 में स्वतंत्रता मिलती है, स्वतंत्रता के तत्परांत ही हमारी एक नई काल प्रारंभ हो जाती है। अर्थात जो 1938 प्रारंभ हुई, 1938 प्रारंभ 1947 तक चला युद्ध क्षेत्रीय प्रक्रिया जितनी भी थी, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, उसके तत्परांत जब 1947 को आजादी मिल गई, जिसके बाद आता है 56 में जो कि स्वतंत्रतावादी युग, अर्थात स्वतंत्र रूप से यह देखने को मिलता है कि 1947 से जो आज तक हम पढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, वही हमारा युग कहलाता है स्वतंत्रतावादी युग। इसकी समय सीमा 1947 से आज तक या अब तक मानी गई है। इस युग में व्यक्तियों द्वारा, लेखकों द्वारा स्वतंत्र होकर के किसी भी कहानी, किसी भी नाटक, किसी भी क्षमतावादी, किसी भी विचार विमर्श को करने की, कहने की, लिखने की प्रक्रिया लाई गई। इसमें किसी को किसी प्रकार की कोई प्रबंध या बनावटी या रोक छेक किसी प्रकार की कोई दिन नहीं थी। ये रहा समय सीमावधि और उनके बीच क्या क्या प्रक्रिया किया गया, इसके बारे में हम परिभाषा से पढ़ेंगे, लेकिन पहले जानकारी लेते हैं कि ठीक है समय सीमावधि क्या थी। एक बार समय सीमावधि को भी देख लेते हैं। ठीक है, पूर्व भारतीय युग प्राचीन युग चला है 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक। फिर इसके बाद भारतीय युग का जो समय सीमावधि चला 1868 से जो कि 1900 ईस्वी तक। फिर इसके बाद द्विवेदी युग चलता है 1900 से जो कि 1922 ईस्वी तक। द्विवेदी युग के बाद आता है आपका शुक्ल युग, जिसको बोलते हैं छायावादी युग। छायावादी युग की समय सीमा जो चली है 1922 से लेकर 1938 ईस्वी तक। फिर इसके बाद आता है शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग को भी छायावादोत्तर युग भी कहते हैं, जिसकी समय सीमा जो कि 1938 से लेकर 1947 तक चलता है। फिर इसके बाद लास्ट स्टेप में आता है आपका स्वतंत्रतावादी युग, जो स्वतंत्र रूप से खुलेआम कहीं आना, कहीं जाना, कहीं घूमना, किसी से कोई रोक नहीं है, जिसमें कह सकते हैं 1947 से अब तक। ये रहा हमारा हिंदी गद्य पद्य का पूरा इतिहास। इसके बारे में चैप्टर वाइज लेखकों की कहानियों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए इतनी जानकारी।